सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम ह्यूमन बॉडी के एक ऐसे सिस्टम को समझेंगे जो लाइफ को कंटिन्यू करता है और जिसे हम रोज इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, और ये सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल मार्वल है, लाइक टाइमिंग और प्रिसिजन का परफेक्ट एग्जांपल। एग्जैक्टली। तो आज का ये डीप डाइव बेसिकली एनसीईआरटी बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पर बेस्ड है और ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। सही बात है। और देखो नीट एस्पिरेंट्स, एक चीज हमेशा याद रखना कि कंसिस्टेंट और एफिशिएंट स्टूडेंट्स ही आखिर में अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचते हैं। बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। 100%। तो इस लाइफ की कहानी और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम सबसे पहले उन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जहां से ये सब लिटरली शुरू होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसेंशियली पेल्विस रीजन में लोकेट करता है। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। पर एक मिनट, मैंने हमेशा सोचा है कि बाकी क्रूशियल ऑर्गन्स तो बॉडी के डीप अंदर सेफ होते हैं, तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में क्यों होते हैं जिसे हम स्क्रूटम कहते हैं? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट में काफी बार पूछा भी जाता है। देखो, स्क्रूटम एसेंशियली एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है। टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखकर वो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मेंटेन करता है। वाओ, तो लो टेम्परेचर इसलिए चाहिए ताकि स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से हो सके? हाँ, एग्जैक्टली। अगर टेम्परेचर लो नहीं होगा तो नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगी। अब अगर हम इस फैक्ट्री के अंदर जूम इन करें तो हर टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, 250 लोब्यूल्स हर एक टेस्टिस ने। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और यही वो मेन जगह है जहां स्पर्म्स एक्चुअली बनने वाले हैं। राइट। और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर मेनली 2 टाइप के सेल्स होते हैं ना, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। बिल्कुल सही। मेल जर्म सेल्स, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, वही आगे डिवाइड होकर स्पर्म्स बनाते हैं। लेकिन उनको ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन उन्हें सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सर्टोली सेल्स एक तरह से कैरटेकर का काम करते हैं। पर इन ट्यूब्यूल्स के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं वहां भी तो कुछ सेल्स होते हैं, राइट? हाँ, ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में लेडिग सेल्स होते हैं और ये लेडिग सेल्स फैक्ट्री के मैनेजर की तरह है। ये एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, यानी टेस्टिकुलर हार्मोन्स। बिना इन हार्मोन्स के स्पर्मेटोजेनेसिस ट्रिगर ही नहीं होगा। क्या बात है। तो फैक्ट्री में स्पर्म्स बन गए, पर इनको बाहर ट्रांसपोर्ट करने का डक्ट सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। रेटे टेस्टिस से शुरू होता है। सही जा रहे हो। रेटे टेस्टिस से निकलकर स्पर्म्स वासा एफरेंशिया में आते हैं, फिर वहां से एपिडिडिमिस में जाते हैं और एपिडिडिमिस से वास डेफरेंस के थ्रू होते हुए फाइनल एग्जिट यूरेथ्रा से होता है। एग्जैक्टली। और इस लंबे रास्ते में स्पर्म्स एसेंशियली मैच्योर होते हैं और स्विम करना सीखते हैं। राइट। तो जिस तरह मेल बॉडी में गैमीट्स बनाने की फैक्ट्री सेटअप है, फीमेल बॉडी में भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और वो सिर्फ गैमीट्स नहीं बनाता, बल्कि एक नई लाइफ को महीनों तक टेम्परेरी होम भी देता है। एकदम सही कहा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एक पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। ओवरीज का प्राइमरी काम है फीमेल गैमीट यानी ओवम प्रोड्यूस करना और कई सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी ओवेरियन हार्मोन्स सिक्रीट करना। और इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट्स भी होती हैं, जैसे ओविडक्ट्स जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हाँ, फेलोपियन ट्यूब एक्चुअली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट ओवरी के बिल्कुल पास होता है वो एक फनल जैसा होता है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। वेट, इसमें ही वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, फिम्ब्रियाई, जो ओवम को कैच करते हैं जब ओवरी उसे रिलीज करती है। बिल्कुल। फिम्ब्रियाई ओवम को कलेक्ट करके ट्यूब के वाइडर पार्ट में भेजते हैं जिसे एम्प्यूला कहते हैं और वहां से इस्थमस के थ्रू ओवम यूट्रस तक पहुंचता है। यूट्रस तो वही टेम्पररी होम हो गया जिसका मैंने जिक्र किया था, वूम कहते हैं इसको। दिखने में एक इन्वर्टेड पेयर के शेप का होता है,
लेकिन इसकी वॉल की 3 लेयर्स होती हैं आई थिंक। हाँ, और ये लेयर्स नीट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे बाहर वाली पतली लेयर पेरीमेट्रियम होते हैं, फिर मिडिल में थिक स्मूथ मसल्स की मायोमेट्रियम होती है। मायोमेट्रियम का काम आई गेस चाइल्ड बर्थ के वक्त होता है। एग्जैक्टली डिलीवरी यानी पार्चुरेशन के वक्त बेबी को बाहर पुश करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो मायोमेट्रियम ही करती है। और सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। राइट, और ये एंडोमेट्रियम ही है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त हर महीने साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके। सही बात है। तो ये तो हो गए दोनों सिस्टम्स का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक्चुअल गैमीट्स कैसे बनते हैं, मतलब गैमीटोजेनेसिस। तो मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस से शुरुआत करते हैं। ये बेसिकली प्यूबर्टी के वक्त ही स्टार्ट होता है क्योंकि ब्रेन में हाइपोथैलेमस से GnRH का लेवल सडनली बढ़ जाता है। हाँ, और ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करके 2 हार्मोन्स निकलवाता है, LH और FSH। LH सीधा जाकर उन लेडिंग सेल्स पर एक्ट करेगा जो हमने पहले डिस्कस किए थे और एंड्रोजेंस बनवाएगा। और FSH जाकर सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है जिससे स्पर्मियोजेनेसिस जैसी प्रोसेसेस में हेल्प मिलती है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का मैच्योर स्पर्मेटोजोन यानी स्पर्म में कन्वर्ट होना। सही कहा। पर यहाँ मुझे एक स्पेशल PYQ फैक्ट याद आ रहा है जो नीट में पूछा गया था। ओ वाओ, जरूर बताओ। एस्पिरेंट्स ध्यान से सुनना इसको। जिसका नाम है इनहिबिन। ये इनहिबिन ब्लड के थ्रू वापस पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। अच्छा, तो जैसे ही FSH रुकता है, स्पर्म फैक्ट्री ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है। नेचर का परफेक्ट नेगेटिव फीडबैक लूप। और वैसे नॉर्मली एक इजैकुलेशन में करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। हाँ, लेकिन नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जरूरी है कि इनमें से कम 60% स्पर्म्स का शेप और साइज बिल्कुल नॉर्मल हो और उन 60% में से 40% में विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी वो स्विम करके ओवम तक पहुंच पाएंगे। ये नंबर्स काफी मैसिव हैं, पर फीमेल बॉडी में जो गैमीट बनने का प्रोसेस है, ओजेनेसिस, वो इस मास प्रोडक्शन से बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट ये टाइमलाइन माइंड ब्लोइंग है। माइंड ब्लोइंग इसलिए क्योंकि oogenesis प्यूबर्टी में नहीं बल्कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही शुरू हो जाता है, मतलब जब फीमेल बेबी अपनी मदर के वोम में होती है। वेट रियली? मतलब पैदा होने से पहले ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है? ये कितना फैसिनेटिंग है कि मेल्स में गैमेट्स प्यूबर्टी से रोज लाखों बनते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये बर्थ से पहले ही बन जाते हैं। एग्जैक्टली, वोम के अंदर ही कपल ऑफ मिलियन oogonia बन जाते हैं। और NCERT क्लियरली कहती है कि बर्थ के बाद कोई नया oogonia फॉर्म या ऐड नहीं होता। ये सारे सेल्स प्राइमरी oocyte बनकर मियोसिस के प्रोफेज 1 में टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं। मतलब एक तरह से पॉज बटन दब जाता है और फिर प्यूबर्टी आने पर यह प्रोसेस दोबारा रिज्यूम होता है, राइट? और क्योंकि फीमेल्स में ये प्यूबर्टी यानी मेनाक से रिज्यूम होता है, इसलिए ये एक मंथली साइकिल की तरह मैनिफेस्ट होता है। हाँ, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ह्यूमन फीमेल्स में ये साइकिल जनरली 28 या 29 डेज की होती है और इस साइकिल को समझना आसान है अगर हम हार्मोन्स का रूल याद रखें। वो हार्मोन रूल क्या है? एक सिंपल रूल है, देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले हार्मोन्स यानी FSH और LH ओवरी के अंदर चेंजेस लाते हैं और ओवरी से आने वाले हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में चेंजेस लाते हैं। ये बहुत लॉजिकल फ्लो है। अगर हम एक 28 डे कैलेंडर अज्यूम करें 1 जनवरी से 28 जनवरी तक, तो पहले फेज में क्या होगा? पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो जनरली 3 से 5 दिन तक चलता है। अगर पिछले साइकिल में एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम की जरूरत नहीं है, तो एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर आते हैं। तो बेसिकली नेचर घर को साफ कर रही है क्योंकि कोई गेस नहीं आया। इसके बाद आता है फॉलिक्यूलर फेज। इसमें FSH लेवल बढ़ता है जिससे ओवरी में फॉलिक्यूल डेवलप होने लगता है। हाँ, और फॉलिकल बड़ा होकर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होता है वो ढेर सारा ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ये ईस्ट्रोजन वापस यूटेरस में जाकर एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाना शुरू कर देता है। गॉट इट। अब इस कैलेंडर का सबसे क्रूशियल दिन आता है, मिड साइकिल, यानी लगभग 14th डे। इसे ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं ना? बिल्कुल। 14th डे पर LH अपने मैक्सिमम पीक पर होता है। इसे LH सर्ज कहते हैं।
इस सडन सर्च की वजह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम बाहर निकल आता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और जो एम्प्टी फॉलिकल वहां बच गया उसका क्या होता है? वहां से लूटियल फेज शुरू होता है। वो बचा हुआ फॉलिकल कॉर्पस लूटियम बन जाता है और ये कॉर्पस लूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन का सिंगल मिशन है उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो वो बची रहे। राइट। अब अज्यूम करते हैं कि 14th डे पर ओवम रिलीज हो गया और उसी दौरान स्पर्म्स की एंट्री भी हो गई। तो इस अल्टीमेट रेस में आगे क्या होगा? स्पर्म्स रैपिडली सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए फलोपियन ट्यूब की तरफ भागेंगे। हाँ, और उन्हें फलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन तक पहुंचना होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहीं होती है। पर यहाँ एक क्रूशियल फैक्ट है जो नीट में बार बार आता है। क्या फैक्ट है वो? फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब ओवम और स्पर्म्स दोनों एक ही वक्त पर एम्पुलरी रीजन में पहुंचें। अगर ओवम नहीं है या स्पर्म्स पहले आकर मर गए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हर कोएटस प्रेगनेंसी में लीड नहीं करता। नेचर का टाइमिंग सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। पर अगर दोनों मिल गए तो स्पर्म ओवम में एंटर करता है और दोनों फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। एग्जैक्टली। अब ये जाइगोट बैठा नहीं रहता, ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन करना शुरू कर देता है। यूट्रस की तरफ ट्रैवल करते हुए ये 2, 4, 8, 16 सेल्स में डिवाइड होता है और फाइनली एक हॉलो बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की उस थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर जाकर धस जाता है, एम्बेड हो जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। सही कहा। और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने का सीधा मतलब है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। उस टेम्पररी होम में फाइनली एक मेहमान आ गया है। अमेजिंग। अब इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होती है। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है उस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, कोरियोनिक विली। यह यूट्रीन टिश्यू के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा बेसिकली मदर और फीटस के बीच एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। खाना, ऑक्सीजन देना, वेस्ट निकालना, ये सब प्लेसेंटा करता है। और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। वेट, आई रिमेंबर प्लेसेंटा कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स बनाता है जो पहले से बॉडी में नहीं होते। HCG और HPL, राइट? एकदम करेक्ट। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी HPL। इसके अलावा प्रेगनेंसी के थोड़े लेटर स्टेज में ओवरी एक और हार्मोन निकालती है, रिलैक्सिन। तो नीट एस्पिरेंट्स ध्यान दें, HCG, HPL और रिलैक्सिन फीमेल्स में सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी रेगुलर हार्मोन्स का क्या? जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या कॉर्टिजोल, इनका लेवल भी तो काफी बढ़ जाता होगा फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, उनका लेवल प्रेगनेंसी के दौरान मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। मदर की बॉडी एक्सट्रीम लेवल पर अडेप्ट करती है और इसी सपोर्ट के साथ 9 महीने का ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड चलता है। और जब 9 महीने बाद फीटस फुली डेवलप हो जाता है तब टाइम आता है डिलीवरी का, जिसे मेडिकली पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ये पार्ट्यूरेशन शुरू कैसे होता है? सिग्नल कहाँ से आता है? सिग्नल एक्चुअली फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से ही आता है। ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट करते हैं जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इस रिफ्लेक्स के चलते मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन। और मुझे याद आ रहा है हमने पहले मायोमीट्रियम लेयर की बात की थी जो यूट्रस की मिडल थिक मसल लेयर होती है। मीट्रियम पर एक्ट करता है और उसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है और ये कंट्रैक्शंस एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाते हैं। जितना कंट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन और उतना ही स्ट्रॉन्ग और कंट्रैक्शन, जब तक कि बेबी बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर ना आ जाए, और इसी को चाइल्ड बर्थ कहते हैं। हाँ, और डिलीवरी के ठीक बाद प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रेगनेंसी खत्म होते ही फीमेल की मैमरी ग्लैंड्स जो डिफरेंशिएशन अंडरगो कर रही थी वो मिल्क सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं। इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। और शुरुआत के कुछ दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं वो न्यूबॉर्न के लिए अमृत जैसा होता है, राइट? हाँ, क्योंकि उसमें इसेंशियल एंटीबॉडीज होती हैं जो बेबी को इम्यूनिटी देती हैं। बिल्कुल। नेचर ने न्यूबॉर्न की सर्वाइवल का पूरा इंतजाम करके रखा है। ये सच में इनक्रेडिबल है। तो नीट 2026 एस्पिरेंट्स यही फ्लो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आपने देखा कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है,
अगर आप स्ट्रक्चर्स और हार्मोन्स के फ्लो और उनके फंक्शंस को आपस में कनेक्ट करते चलोगे तो सब कुछ बहुत लॉजिकल लगेगा। कंसिस्टेंट मेहनत करते रहो, ड्रीम मेडिकल कॉलेज बिल्कुल दूर नहीं है। सही बात है। और जाते जाते मैं तुम लोगों के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ना चाहती हूँ। देखो, सोचो अगर फीमेल बॉडी में किसी रीजन से मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स जैसे FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनका सिंक्रोनाइजेशन टोटली अचानक बिगड़ जाए, अच्छा, तो उस टेम्पररी होम यानी एंडोमेट्रियम पर एग्जैक्टली क्या असर पड़ेगा? और अगर स्पर्म और ओवम मिल भी जाए तो क्या लगता है कि किस वजह से इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा? ये सच में एक डीप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाला सवाल है। तुम सब लोग इसका लॉजिकल और डिटेल्ड आंसर कमेंट्स में लिखकर बताओ। हमें तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखनी है। तो बस ऐसे ही कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं।